लास्ट क्लास तक हम लोगों ने देखा था फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। ठीक है, फॉल्स फ्रूट में हम लोग एग्जांपल देखे थे और हम लोगों ने देखा था कि थैलेमस से जो फ्रूट बनते हैं उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं और ओवरी से जो फ्रूट बनते हैं उससे ट्रू फ्रूट बोलते हैं। फॉल्स फ्रूट में हम लोगों ने एग्जांपल देखा कैशियो, काजू का, स्ट्रॉबेरी का और सेब का, है ना। तो मोस्ट फ्रूट्स however develop only from the ovary and are called true fruit. Although in most of the species fruits are the result of fertilization, there are few species in which fruit develops without fertilization. तो हम लोगों ने देखा कि फ्लावर के पिस्टिल पे पोलन ग्रेन आता है और फिर वो पोलन ग्रेन से मेल गेमेट एक तक जाके फर्टिलाइजेशन करता है, फिर वो फर्दर डेवलप होके फ्रूट बनाएगा, है ना। तो ये नॉर्मल प्रोसेस था, लेकिन कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट बनता है, उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। ठीक, बनाना एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और पार्थेनोकार्पी जो है ये इंड्यूस किया जा सकता है ग्रोथ हार्मोन वगैरह दे करके भी। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जो हैं, ऐसे फ्रूट जो हैं वो सीडलेस होंगे, उनमें सीड नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया। सीड्स ऑफर several advantages to angiosperm. Firstly, seeds, since reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependent. अब पॉलिनेशन जो है और फर्टिलाइजेशन जो है इसमें वाटर का कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर वाटर में जो अंडर वाटर जो फ्लावर है उनकी बात छोड़ दे तो सीड फॉर्मेशन ज़्यादा डिपेंडेबल है। सीड को पानी चाहिए ही चाहिए वो अंकुरित होने के लिए, ठीक है, डेवलप करने के लिए। आल्सो सीड्स हैव बेटर एडाप्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीसीज। ये सब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है ना। तो पार्थेनोकार्पी नेचुरल भी हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल में क्या 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 है ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। To colonize in other areas. Also, seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitat and help the species to colonize in other areas. तो सीड कैसे अलग अलग डिफरेंट पाथवे लेता है। जैसे कॉटन के सीड्स आपने देखे होंगे, कॉटन रुई वाला सीड जो है वो रुई के साथ ही उड़ के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच गया। अब मान लो अमरूद किसी जानवर ने खाया है या हम ही लोगों ने अमरूद खाया है, तो फिर फीकल मैटर के साथ बाहर चला गया और फिर वो उस जगह पे जाके न्यू प्लांट ग्रो कर गया। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व्स, यंग सीडलिंग्स आर नूरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। तो एम्ब्रियो में, सीड में जो एंडोस्पर्म है ना, ये जो फिगर दिया हुआ है ये आगे फिर आए इसी लाइन में आएगा। तो एम्ब्रियो में जो एंडोस्पर्म था वो क्या था, वो उसका फूड था, है ना। वो उस फूड को यूटिलाइज करके सीड ग्रो करता है और छोटे छोटे लीव्स बनाता है। इसके बाद फिर फोटोसिंथेसिस करके खाना बनने लगता है, तो फिर फर्दर प्लांट डेवलप कर रहा है। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो बीइंग। तो चने के सीड में आपने देखा है कवरिंग होता है, मूंग के जो गोटा मूंग होता है उसमें कवरिंग होता है। ठीक है, इसी तरह सारे सीड में, राजमा में आपने देखा है, ठीक है, वैसे ही सारे सीड में कवरिंग होता है प्रोटेक्टिव। बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। जेनेटिक कॉम्बिनेशन बोलेंगे, जैसे मान लो ये 3 वर्ड है, टैप, पैट और एप्ट। तो इसमें वर्ड्स कितने हैं, 3 ही है, टी है, ए है, पी है। इसी का कॉम्बिनेशन से 3 तरह का ये 3 तरह के लेटर्स के कॉम्बिनेशन से ये 3 वर्ड बना है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोगों में जैसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है या फिर 46 क्रोमोजोम है, इन सब के आपस के कॉम्बिनेशन में ये अलग अलग फॉर्म बनते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन आपने समझ में आ गया। ये लेटर के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बने और जीन के कॉम्बिनेशन से जेनेटिक कॉम्बिनेशन हुआ, तो इतना वेरिएशन बने। वेरिएशन कुछ नहीं है, चेंजेस है ना। ये सारे चेंज आप देख ही रहे हो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। Seeds is the basis of our agriculture. Dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seeds, which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season. अब देखो, चना जैसे आपने रखा है तो चना को आप क्या कर सकते हैं, चना
का जब मौसम आता है तो उससे आप चने के पौधे उगाने में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो, है कि नहीं, या फिर उसको खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द अब्सेंस ऑफ सीड्स? अब बताओ, एग्रीकल्चर नहीं हो जाएगा, ये सारे क्या थे, जेनेटिक कॉम्बिनेशन थे, ठीक है, रोज़ अब देखते ही हो। तो चना का जो बीज है ना, वो अगर मान लो तुरंत ही जैसे आपने उसे घर लाया और वो बीज पौधे में बदलना शुरू हो गया या फिर मर गया, तो फिर इससे एग्रीकल्चर होगा? नहीं होगा, ठीक। वही लिखा हुआ है, कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द अब्सेंस ऑफ सीड्स? बीज नहीं रहते तो एग्रीकल्चर कैसे होता, खेती कैसे होता? और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। ऐसे सीड से भी कोई फ़ायदा नहीं होता जो तुरंत बना और फिर उससे प्लांट बनना शुरू हो गया, है कि नहीं। हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड? अब बीज बनने के बाद कितना दिन तक जिंदा रहता है, ये एक क्वेश्चन है। दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली, ये पीरियड जो है हर एक बीज में अलग अलग रहता है। इन ए फ्यू स्पीसीज द सीड लूज वायबिलिटी विद इन ए फ्यू मंथ। तो किसी किसी बीज में कुछ ही महीनों में वो बीज अपना लाइवलीनेस खो देता है कि नहीं, वो फिर प्लांट बनने लायक नहीं रहता है। सीड्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स। तो ज़्यादातर बीज क्या होते हैं, वो सालों साल जिंदा रहते हैं। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, सौ साल तक कुछ बीज जिंदा रह सकते हैं। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वायबल सीड। ऐसा रिकॉर्ड है हम लोगों के पास, उसका जानकारी है कि बहुत पुराने पुराने सीड्स भी हम लोगों के पास है। सबसे पुराना क्या है? द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ लुपिनस आर्क्टिकस एक्सकवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, है ना। नॉर्थ में जो ठंडा इलाका है बर्फ से ढका हुआ, उसको आर्कटिक बोलते हैं, और जो साउथ में है वो उसको अंटार्कटिक बोलते हैं, है ना। तो आर्कटिक टुंड्रा में ही उससे थोड़ा नीचे इक्वेटर की तरफ जो रीजन आएगा उसको आर्कटिक टुंड्रा बोलेंगे। वहाँ पर एक्सकावेशन बोलते हैं खुदाई को, है ना। ये देखो, एक्सकावेशन बोलते हैं खुदाई को करके एक सीड मिला, है ना। उसको, उसका नाम क्या था? लुपिनस आर्क्टिकस। ये देखो, ये ऐसा पौधा था और ऐसा उसका बीज था, लुपिन नाम था उसका। द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी बोलते हैं सोना को, ठीक है। तो 10,000 साल के वो सोने के बाद 10,000 साल तक इनएक्टिव रहने के बाद वो वापस से फिर पेड़ बना। ए रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2,000 ईयर ओल्ड वायबल सीड इज ऑफ डेट पाम फिनिक्स डक्टाइलोफेरा। डेट पाम किसको बोलते हैं? खजूर को बोलते हैं, ठीक है। डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी। अब किंग हेरोड का जो राजमहल था वहाँ पर जब खुदाई किया गया, ठीक है, वो पुराना था, कितने साल पहले? 2,000 साल पहले, ठीक। तो वहाँ पर वो खजूर का बीज मिला, ठीक। आर्कियोलॉजी बोलते हैं जो मरे हुए जो पुराने जंतु होते हैं जैसे डायनासोर है, उनका पढ़ाई को आर्कियोलॉजी बोलते हैं। और एक्सकवेशन जो खुदाई होता है उनको बोलते हैं, ठीक है। ये देखो ल्यूपिन का प्लांट और ये बीज। किंग हेरोड का पैलेस होना चाहिए। ये देखो, ये यहाँ पर ये था जॉर्डन और इसराइल के पास, वहाँ पर डेड सी है और डेड सी के पास में ही किंग हेरोड का पैलेस था, उसका ये था। ये देखो दाहिने तरफ कोने में पाकिस्तान दिख रहा है, उसके ऊपर अफ़गानिस्तान, और यहाँ से दूर में वो किंग हेरोड का पैलेस था डेड सी के पास, ठीक। यही फिनिक्स डक्टाइलोफेरा डेट पाम, जिसे हम लोग खजूर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plant by asking the following question. अब जब आपने इतना पढ़ लिया और इसका फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल कैपेसिटी देख लिया, वो कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक? एम्ब्रियो सैक में एक ही एग रहेगा, है कि नहीं।
हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक्स आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल, एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक रहेगा, ठीक, और एम्ब्रियो सैक में एक एग। हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी, एक ओवरी में एक से ज़्यादा भी ओव्यूल्स रह सकते हैं, जितने ओव्यूल्स रहेंगे उतने बीज रहेंगे। जैसे वाटरमेलन में ढेर सारा ओव्यूल, मटर के फूल में ढेर सारा ओव्यूल, ठीक है, और मैंगो के फूल में, मैंगो के प्लांट में एक ही ओव्यूल रहेगा, इसलिए उसमें एक ही बीज बनता है। हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन ए टिपिकल फ्लावर, तो एक फ्लावर में ओवरीज वैरी करेंगे, ठीक है, कार्पेल, मल्टी कार्पेल, सिनकार्पस, एपोकार्पस, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन ए ट्री, एक पेड़ में कितने फूल रहेंगे ये तो डिपेंड करेगा और वैरी करेगा। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन विच फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है, कि वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स रहते हैं। ऑर्किड प्लांट फ्रूट्स आर वन सच कैटेगरी, ऐसा ही एक कैटेगरी है ऑर्किड प्लांट, ये जो फूल दिया हुआ है यहाँ सारा, ये सब क्या है, ऑर्किड का फूल है। एंड इच फ्रूट कंटेन 1000 ऑफ टाइनी सीड्स, एक फूल जो है इसका वो बहुत सारा सीड्स रहता है, हजारों हजारों सीड्स रहता है छोटे छोटे। सिमिलर इज इन द केस ऑफ सम पैरासाइटिक स्पीसीज सच एज ओरोब्रांका एंड स्ट्रिगा, इसी तरह ये देखो ऑर्किड का ये जो ऑर्किड एक पैरासाइटिक ये है पेड़ है, वो कहीं ज़मीन में नहीं उगेगा, वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर, यहाँ पर देखो आम के पौधे के तने पर ये ऑर्किड का फूल अचानक उग गया। अब इसमें जो बीज है ये देखो, इसके जो फूल के अंदर बीज बनेगा, ऐसा छोटा छोटा हर एक जो दाना है, एक दाना वो उसका बीज है ना। कहाँ तक पढ़ रहे थे, ओरोबांके, इसी तरह ऐसा ही एक केस है ओरोबांके और स्ट्रिगा, ये दोनों वीड प्लांट है ना, ओरोबांके और स्ट्रिगा। जब भी कोई खेत में गेहूँ लगाते हैं या फिर आप चावल उगाते हैं, है ना, तो ये वीड के रूप में, अनवांटेड प्लांट्स के रूप में जन्म जाते हैं, और इनमें भी बहुत छोटा छोटा सीड्स रहता है, ठीक है। सिमिलर इज द केस ऑफ फ्रूट ऑफ सम ओरोब्रांके एंड स्ट्रिगा। हैव यू सीन ए टाइनी सीड ऑफ फिकस, फिकस बोलते हैं अंजीर को, ठीक है। हाउ लार्ज इज द ट्री ऑफ फिकस डेवलप्ड फ्रॉम ए टाइनी सीड, हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड does each ficus tree produce, can you imagine any other example in which such a tiny structure can produce such a large biomass over the year। अब अंजीर के फ्रूट में ये देखो, इसे ऐसा अंजीर रहता है, खाओगे तो मीठा मीठा लगेगा, है ना, तो ये अंजीर में देखो ये छोटा सा जो दाना है वो उसका बीज है, और ये तुम्हारा पेड़ देखो, अंजीर का पेड़, कितना बड़ा अंजीर का पेड़ है ना। अब सोचो इस पूरे पेड़ में कितने अंजीर के बीज होंगे, है कि नहीं, और ये अंजीर के पेड़ कितने सारे और अंजीर के बीज कितने सारे और अंजीर के पेड़ प्रोड्यूस करेंगे, है कि नहीं, ठीक है। अब एक नया टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, a few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization। कुछ फैमिली ऑफ प्लांट हैं, है ना, और एस्टेरेसी और ग्रासेस, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो बीज है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही प्रोड्यूस होता है, उसे क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं, ठीक। एस्टेरेसी कुछ नहीं है, एस्टेरेसी डेजी के जितने भी फैमिली हैं उन सबको एस्टेरेसी बोलते हैं, और ग्रासेस के फैमिली आप जानते ही हैं, जितने भी तरह के घास हैं उनमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही वो सीड फॉर्म होता है, कैसे होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। Thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction, ठीक है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही प्रोड्यूस होते होते वो बढ़ते जाता है पौधा और फैलता जाता है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स, बहुत दो तरीके फ़िलहाल हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन, तो एक प्रोसेस तो ये है कि वो जो एग बना वो डिप्लॉयड एग बिना रिडक्शन डिवीजन के ही डेवलप हो गया। म्योसिस होके हम लोगों ने देखा था, म्योसिस होके वो डिवाइड होके म्योसिस होके उसका हैप्लॉइडी नंबर आधा हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो म्योसिस ही नहीं होता है और एक डिप्लॉयड ही रह जाता है,
और जो एम्ब्रियो रहता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है. मोर ऑफन एज इन मेनी साइट्रस एंड मैंगो varieties, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protruding into the embryo sac and develop into embryos. अब देखो यहाँ पर जो न्यूसेलर सेल्स है, ठीक है, किसी किसी वेराइटी में, किस किस वेराइटी में, साइट्रस एंड मैंगो में. साइट्रस मतलब नींबू और मैंगो मतलब आम. तो न्यूसेलर सेल याद करो, न्यूसेलर जो फीमेल गैमेटोफाइट था, न्यूसेलर यहाँ पर ये देखो, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो के ऊपर में ये न्यूसेलस है. ये सेल कभी कभी क्या होता है, एम्ब्रियो सैक में आ जाता है और फिर वो न्यू सीड का फॉर्मेशन कर देता है बिना फर्टिलाइजेशन के ही, ठीक है. तो इसको क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस. ये एपोमिक्सिस का एक फॉर्म है ना. Protrude into the varieties, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing and protrude into the embryo sac and develop into the embryos. तो वो न्यूसेलर सेल्स क्या होगा, वो एम्ब्रियो सैक में पेनिट्रेट कर जाएगा और पूरा का पूरा बीज बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो, तो सीड बनेगा फिर बिना ही फर्टिलाइजेशन के. इन किसमें किसमें, साइट्रस और मैंगो में, नींबू और आम में. इन सच स्पीसीज इच ओव्यूल कंटेन्स मेनी एम्ब्रियोज. अब देखो ओव्यूल में यहाँ पर कितने, एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो है. अब ऐसा जो केस होगा उसमें एक ही ओव्यूल में ढेर सारा एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है. तो ऐसा इस सिचुएशन को बोलेंगे पॉली एम्ब्रियो. अब देखो पॉली एम्ब्रियो में एक ही बीज से बहुत सारे पौधे निकल रहे हैं, देख पा रहे हो, ठीक है. इसी कंडीशन को पॉली एम्ब्रियो करें. तो हुआ क्या कि कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड डेवलप कर गया, ठीक है. सीड जनरली कैसे, नॉर्मली कैसे डेवलप कर रहे थे, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है. जो एग होता है सिनर्जिड्स के बगल में, है ना, वहाँ पर पोलन ग्रेन से मेल गैमेट आके फ्यूज हो रहा था, इसके बाद जाके वो सीड बन रहा था. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि न्यूसेलस डिवाइड करते करते किस में पेनिट्रेट कर जाता है, एम्ब्रियो सैक में. और एम्ब्रियो सैक में पेनिट्रेट करने के बाद वो न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक में आने के बाद फिर वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है और उसमें ढेर सारे पौधे एक ही बीज से निकलते हैं. ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है. देखो ये वाले सीड से 2-3 एम्ब्रियो निकल के आ रहे हैं कि नहीं. ऑब्जर्व द मेनी एम्ब्रियोज of different sizes and shape from each seed. Count the number of embryos in each seed. What would be the genetic number of apomictic embryo? Can they be called clones? अब देखो क्लोन बोलते हैं जो उस पेरेंट का जेरोक्स कॉपी है. आप अपने पेरेंट के जेरोक्स कॉपी नहीं हो, आप अपने दोनों पेरेंट का मिक्स हो, है कि नहीं. जैसे हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी वेजिटेटिव प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या फॉर्म था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था, ठीक है, और भी बहुत सारे थे. तो उसमें क्या होता है कि जो जैसा पेरेंट रहता है वैसा ही उसका एम्ब्रियो और उसका फ्यूचर डॉटर प्लांट बनेगा, ठीक है. तो यहाँ पर जैसा मदर प्लांट है वैसा ही उसका बीज है और उसी बीज एकदम सेम उसका क्लोन ही हुआ वो अभी जो बीज बना. और फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनेगा तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे, ढेर सारे अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकते हैं. जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमेक्टिक एम्ब्रियोस, ये हम लोगों ने बात किया. हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड. तो फूड और वेजिटेबल जितने हम लोगों के फल हैं या वेजिटेबल हैं, इनका हाइब्रिड वेराइटी भी कल्टिवेट हो रहा है. हाइब्रिड वेराइटी मतलब उसका अलग अलग वेराइटी, अलग अलग फॉर्म. Cultivation of hybrid has tremendously increased productivity. One of the problem of hybrid is that hybrid seeds have to be produced each year. ठीक है. अच्छा, जेनेटिक ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, इसमें क्या होगा, वो N भी हो सकता है या 2N भी हो सकता है. What would be the genetic nature of एपोमिक्टिक एम्ब्रियो? अगर ऐसा क्वेश्चन आया
तो वो n भी हो सकता है, n मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम, या फिर 2n भी हो सकता है मदर सेल की तरह उसका। अगर वो म्योटिकली म्योसिस अगर नहीं हुआ, अभी जो बात किया था हम लोगों ने, अगर म्योसिस नहीं हुआ, वो माइटोसिस होके ही रह गया, तो उसका 2n हो सकता है। और अगर म्योसिस होके n रहा और न्यूक्लियस का सेल उसमें आया, तो उसमें जेनेटिक नेचर उसका n से ज़्यादा भी हो सकता है, 2n। ये पॉलीएम्ब्रियोनी देखे, और इसके एक ही बीज के अंदर, एक ही बीज से, यहाँ पर ढेर सारे बीज है ना, 6 3 3 6 1 7 बीज हैं, तो इनमें से सातों में से एक बीज से ही ऐसा निकल सकता है। ठीक है, इसमें देखो सबसे दाहिने तरफ में 4 पौधे निकल रहे हैं, बीच वाले पिंक वाले में 3 पौधे निकले हैं, और इसमें 2 पौधे निकले। ठीक है, तो ये पॉलीएम्ब्रियोनी का केस हुआ। हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड, ये हो गया। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैड ट्रेमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब हाइब्रिड के कारण उसका जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा हो रहा है। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड्स हैव सोन टू बी हाइब्रिड्स सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। अब हाइब्रिड में एक प्रॉब्लम ये है कि मान लो हाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ, उसमें से एक प्लांट जो है वो बहुत मतलब तगड़ा है, बहुत वो मतलब मौसम को झेल सकता है, उसको पानी कम भी पानी मिला तो भी वो जिंदा रह सकता है ना। और एक पौधा ऐसा है जो बहुत कमज़ोर है, ठीक है, थोड़ा सा मौसम ऊपर नीचे होता है तो वो मर जाता है, लेकिन उसमें फल बहुत अच्छे लगते हैं। तो इन दोनों पौधों के बीच में अगर क्रॉस ब्रीड करवाना होगा, ठीक है, क्योंकि मौसम अलग अलग है तो दोनों एक मौसम में बचेंगे नहीं, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस करा करके जो प्लांट बनेगा, है ना, तो वो प्लांट क्या करेगा, वो मौसम का मार भी झेल सकेगा, ठीक है, गर्मी पानी सूखा सारे में जिंदा रहेगा, और उसमें जो फल लगेंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन ऐसे हाइब्रिड को बार बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा है, वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द हाइब्रिड्स इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन, द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर। अब मान लो हाइब्रिड सीड को आपने लेके आया और उसमें फूल लगे, तो ज़रूरी थोड़े ही ना है कि उसमें खुद का ही पोलन आके उसको फर्टिलाइज करे, ठीक है, आसपास से इंसेक्ट जो है वो पोलन ला करके उसको फर्टिलाइज करेंगे और उसमें फिर कुछ और बीज बनेगा, ठीक है, तो वो बीज कुछ और हो गए, है कि नहीं। Plant production of hybrid seeds is costly and hence the cost of hybrid seeds become too expensive for farmers। अब हाइब्रिड सीड को बनाने के लिए लेबोरेटरी लगता है, उसमें प्लांट ब्रीडर लगते हैं, साइंटिस्ट लगते हैं, तब जाके वो हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस होता है, तो इसीलिए वो थोड़ा महंगा होता है। इफ़ दिस हाइब्रिड सीड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स, अब हो क्या सकता है कि उस हाइब्रिड सीड को अब अगर हम लोग एपोमिक्स बना दें, एपोमिक्स मतलब एपोमिक्सिस से हम लोग वो सीड तैयार करें, ठीक, तो देयर इज़ नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट नहीं होगा कैरेक्टर, है कि नहीं। आप जो प्रोड्यूस हो रहे हो या कोई भी बच्चा अगर ह्यूमंस में प्रोड्यूस हो रहा है, तो माता और पिता के आधा आधा कैरेक्टर सेपरेट होके आगे जाके कॉम्बाइन हो जा रहे हैं, और फिर वो मिक्स होकर के जो है वो कैरेक्टर सामने आ रहा है। ऐसा ही बीज में हो रहा है। तो एपोमिक्सिस से अगर हम लोग बीज बनाएं, ठीक है, प्लांट के केस में, तो क्या होगा, सेग्रीगेशन होने का चांस नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का झंझट ही खत्म हो गया, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होंगे, ठीक। देयर इज नो सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब separation of characters in the hybrid progeny, then the farmer can keep on using the hybrid seeds to raise new crop year after year and he does not have to buy hybrid seeds every year। तो क्या होगा, ऐसा बीज प्रोड्यूस होने से साल भर हर एक साल फार्मर को बीज नहीं खरीदना पड़ेगा, है कि नहीं। Because of the importance of apomixis in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic genes into hybrid varieties, ठीक है। तो वही करने के लिए हाइब्रिड वेराइटीज़ का प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, और फिर उसको हाइब्रिड बनाने के लिए रिसर्च चल रहे हैं लेबोरेटरीज में। तो ये था आपका चैप्टर का एंड समरी है, ठीक है, ओके, थैंक यू।